हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एज यू ऑल नो, एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी। हर सब्जेक्ट में अपनी अपनी एक वोकैबुलरी होती है, तो अकाउंट्स की भी अपनी एक वोकैबुलरी है, अपनी एक डिक्शनरी है, जिसमें अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको आप रियल लाइफ में या अदर सब्जेक्ट में किसी और मीनिंग के थ्रू यूज करते होंगे और अकाउंट्स में उनका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को लेके हम आज आए हैं और अकाउंट्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखिए। टर्म्स तो बहुत सारे हैं और उस पर अगर हम वीडियो बनाने लग गए एक एक टर्म्स को लेके तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए जो की वर्ड्स हैं, की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उनको लेके वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे आपको वो सारे वर्ड बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और उनकी मीनिंग एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाए। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इन 4 टर्म्स को कवर करेंगे: कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इन चारों पार्ट को एक एक करके हम समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टर्म से, दैट इज कैपिटल। अब जैसे कैपिटल की मतलब की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे सबसे पहले समझते हैं, सर कैपिटल ऑफ अ कंट्री होता है। जैसे अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखिए तो कैपिटल एक ऐसा टर्म है जिसका हर सब्जेक्ट में अपना एक मतलब होता है। अगर आप ज्योग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैपिटल का मतलब स्टेट की कैपिटल या कंट्री की कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल ऑफ अ कंट्री और कैपिटल ऑफ अ स्टेट। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो कैपिटल का अपना मीनिंग हो जाता है। अगर आप सपोज करिए कंप्यूटर्स में देखते हैं तो कैपिटल का मतलब कैप्स हो जाता है, अपर लेटर अपर केस की बात हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखोगे कैपिटल का हर शब्द का अलग अलग मतलब है। कैपिटल कहीं पर किसी तरीके से डिनोट हो रहा है तो कहीं पर किसी तरीके से डिनोट हो जाता है। तो इसी तरह आप अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे कि कैपिटल का मतलब इनमें से कुछ नहीं होता। तो इसलिए कैपिटल का मतलब क्या होता है अब हम इसको समझते हैं। तो कैपिटल किसी भी बिजनेस में, अच्छा आप लोग ज्यादातर बुक भी पढ़ते हो तो बुक में भी ज्यादातर यही लिखा होता है कि कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड बाय, ठीक है, कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो ये गलत नहीं होता, सही होता है, बट ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। इसमें और भी चीजें और भी एलिमेंट्स ऐड होते हैं। जैसे देखिए, कैपिटल को हम ब्रेक करते हैं तो 2-3 चीजें हमें बहुत ही ध्यान से समझनी है। पहली तो ओनर, ओनर वर्ड आना चाहिए। ओनर का मतलब आपका प्रोप्राइटर भी हो सकता है, प्रोप्राइटर हो या ओनर हो, बात एक ही है। तो सबसे पहले ओनर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसी ना किसी चीज का। किस चीज का इन्वेस्टमेंट होगा अब ये हम डिसाइड करेंगे, भाई इन्वेस्टमेंट किस चीज का होगा। तो दूसरी चीज आपने देखी कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट किस चीज का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे कहते हैं कि यहां पर मनी का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो सिर्फ मनी इन्वेस्टेड कैपिटल नहीं होता। कैपिटल इससे भी बड़ा टर्म है। इट हैज अ वाइडर स्कोप दैन ओनली इंक्लूडिंग मनी। सिर्फ मनी इंक्लूड नहीं करता। तो हम बात करते वापस आते हैं, कैपिटल क्या है? कैपिटल इज एनीथिंग, anything invested by the proprietor or any expense incurred by the proprietor into the business। तो बिजनेस में ओनर उसका जो मालिक होता है, और अगर पार्टनरशिप केस में पढ़ते हो तो पार्टनर्स ने, ओनर का मतलब यहां पे पार्टनर्स हो गए। सो एनीथिंग दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपराइटर into the business or anything which are introduced by the partners into the business is known as capital। अब ये anything यहां पर वर्ड आता है anything। अब ये anything क्या हो सकता है? this anything can be 3 things। ये anything जो होगा वो आपका 3 सेंस में आ सकता है। पहला आपने देखा मनी, दूसरा हो सकता है वो एसेट्स के फॉर्म में। तो ओनर अपनी दुकान स्टार्ट कर रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो पैसे तो लगाएगा ही लगाएगा, बिना पैसे के तो इन्वेस्टमेंट होता नहीं और बिजनेस स्टार्ट भी नहीं होगा। और दूसरा अगर आप टर्म देखोगे तो मनी के सिवा वो क्या लगा सकता है? वो अपने एसेट्स भी तो ला सकता है। एसेट्स ला सकता है कि नहीं? सपोज आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक रेस्टोरेंट या कैफे या बेकरी आप स्टार्ट कर रहे हो,
और उसमें फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ को बैठना है, फर्नीचर की रिक्वायरमेंट, तो आप अपने घर से कुर्सी उठा के ले गए, आपने लगा दिया कि भाई अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अभी हम जितना काम चल सकता है अपने घर से चेयर टेबल उठा के ले गए, वहां पे रख दिया कि स्टाफ को बैठने के काम आएगा। तो क्या हो गया, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एनी कैश इनटू इट, यू आर इन्वेस्टिंग और इन्वॉल्विंग या स्पेंडिंग या पुटिंग एसेट्स ऑफ योर पर्सनल प्रॉपर्टी। तो आप एसेट्स भी लगा सकते हो। और तीसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, दुकान का जो सामान है कि भाई अगर उसमें बेकरी में आपको शुगर चाहिए, टी चाहिए, कॉफी चाहिए, तो ये आप अपने घर के भी उठा के लगा सकते हो बिजनेस में। आपने कहा कि अभी खरीदें क्यों, हमारे घर में ऑलरेडी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है शुगर का, तो यही उठा के ले चलते बिजनेस में, कुछ पैसे बच जाएंगे। सो एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ दीज थ्री थिंग, एनीथिंग मतलब दीज थ्री थिंग, मनी का मतलब कैश या बैंक बैलेंस दोनों हो सकता है यहां पर। सो एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, तो क्या चीज, ओनर कोई भी चीज अगर लगा रहा है बिजनेस में, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो मनी लगा दे, एसेट्स लगा दे या गुड्स इन्वॉल्व करे, कोई भी चीज, इनमें से कोई भी चीज अगर ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अप्लाई करता है, इनकर्ड करता है, लेके आता है, तो वो सब चीज कहलाती है कैपिटल। अब बिकॉज ओनर एक आउटसाइडर है और बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है, इसलिए ओनर जो भी सामान या जो भी पैसे या जो भी गुड्स बिजनेस को देता है वो उसकी लायबिलिटी बन जाती है। किसकी लायबिलिटी, बिजनेस की। दैट इज वाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। लायबिलिटी क्यों बन जाती है, बिकॉज ओनर जो भी सामान लगा रहा है, जो भी पैसे दे रहा है, जो भी अमाउंट पुट कर रहा है हमारे बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो एक उधार के समान हो जाता है कि बिजनेस अलग आइडेंटिटी है और मैंने ओनर से इतना पैसा, इतना सामान या इतना गुड्स लेके रखा है जिसको मैं एक टाइम के बाद वापस करूंगा। तो कैपिटल क्या हो गई, एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है कि भाई हमें ये, अगर हमने आपसे ये सामान लिया, ये पैसे लिए हैं, तो हम आपको ये वापस भी करेंगे। तो आई होप कैपिटल का मतलब समझ गया गया। दो तीन चीजें ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ओनर करेगा, यानी यहां पर पार्टनर की बात हो सकती है, तो प्रोप्राइटर या पार्टनर्स। तो एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो कैपिटल लाते हैं, पार्टनर आएगा या जाएगा, तो जो भी पार्टनर होते हैं वो क्या ला सकते हैं, मनी के फॉर्म में ला सकते हैं, गुड्स लगा सकते हैं या एसेट्स लगा सकते हैं एज अ कैपिटल। तो कैपिटल सिर्फ मनी नहीं है, कैपिटल कैन बी एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स इनटू द बिजनेस इज कैपिटल। ठीक है, क्लियर है। अगर हम देखते हैं सेकेंड टर्म, अब ये ड्राइंग्स क्या होती हैं भाई। ड्राइंग का मतलब देखिए, अभी मैंने बोला एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी, तो ड्राइंग इन रियल सेंस आप आर्ट या इंग्लिश में सोचोगे तो आप ड्राइंग मतलब पेंटिंग, नो, हियर इट इज नॉट ड्राइंग। यहां पे ड्राइंग वर्ड जो आता है वो किससे आ रहा है, ड्रॉ से। ड्रॉ का मतलब विथड्रॉ, ठीक है, तो ड्रॉ का मतलब यहां पे आ रहा है विथड्रॉ। तो विथड्रॉइंग एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस, अभी जैसे ओनर आया, ओनर कोई भी चीज बिजनेस में लगाता है तो वो कहलाती है कैपिटल। अगर उसने बिजनेस में कोई सामान निकाल लिया तो वो कहलाएगी ड्राइंग। तो ड्राइंग में भी आप डिफाइन करते समय दो तीन चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे कैपिटल में ध्यान रखा, क्या रखना है कि पहला तो वही चीज कौन करेगा, विड्रॉ कौन कर रहा है, ओनर या पार्टनर्स। सो एनीथिंग विड्रॉन बाय द ओनर, तो एनीथिंग, दूसरा आ गया विड्रॉ होना चाहिए, दूसरा पॉइंट आपने देखा विड्रॉ होना चाहिए, कौन करेगा, ओनर करेगा। और क्या करेगा, एनीथिंग। एनीथिंग वो क्या कर सकता है भाई, आपने अभी पढ़ा कि वो जो चीजें लगा सकता था वो विड्रॉ भी कर सकता है। वो तीन चीजें विड्रॉ कर सकता है बिजनेस से। वो क्या कर सकता है, मनी विड्रॉ कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक बैलेंस, वो दुकान के बैलेंस से सामान निकाल सकता है, मतलब पैसे निकाल सकता है, और बैंक से भी पैसे विड्रॉ कर सकता है। ओनर गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है, दुकान का सामान भी यूज कर सकता है, और वो एसेट्स भी विड्रॉ कर सकता है। सो एनीथिंग विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, ओनर्स या पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर, एक चीज लास्ट में आपको ध्यान रखनी है, एक चीज इसमें और आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर
पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक और हाउस होल्ड, कुछ भी आ जाए तो फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, किसी भी अपने पर्सनल काम के लिए अगर ओनर्स या पार्टनर्स बिजनेस में कुछ भी निकालते हैं, कुछ भी इन द सेंस वो एसेट, दुकान का फर्नीचर ले जा रहे हैं अपने घर में शादी के लिए, या दुकान का सामान यूज कर लिया अपने घर में फंक्शन के लिए, या पैसे विड्रॉ कर लिए, तो एनीथिंग विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। अब यहां पे ये ध्यान रखिएगा, ड्रॉइंग और कैपिटल विड्रॉल आर टू डिफरेंट थिंग। ड्रॉइंग जो होती है वो टेम्परेरी बेसिस के लिए हम विड्रॉ करते हैं बिजनेस में कोई सामान, स्पेशली कैश या अमाउंट, तो अमाउंट अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं कुछ टेम्परेरी पर्पस के लिए, भाई मैं ले जा रहा हूं और कुछ टाइम बाद वापस कर दूंगा, सो दैट इज ड्रॉइंग। लेकिन अगर हम परमानेंटली ये सामान निकाल लेते हैं, ये अगर हमने यही सारी चीजें बिजनेस से परमानेंटली निकाल ली, हमेशा के लिए विड्रॉ कर लिया, तब ये ड्रॉइंग नहीं कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जो हमने कैपिटल लगाई थी उसी को हम विड्रॉ कर ले रहे हैं, वो खत्म कर दे रहे हैं, परमानेंटली हमारी कैपिटल कम हो जा रही है। लेकिन ड्रॉइंग के केस में हम परमानेंटली विड्रॉ नहीं करते, जितना भी विड्रॉ किया है टेम्परेरी बेसिस के लिए किया है और उस पर हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, एज अ पार्टनर वो इंटरेस्ट भी पे करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ड्रॉइंग इज क्लियर नाउ। ड्रॉइंग मींस विड्रॉल ऑफ समथिंग। कौन करेगा विड्रॉ, ओनर करेगा या पार्टनर्स करेंगे। कहां से करेंगे, बिजनेस से करेंगे। क्या विड्रॉ करेंगे, एसेट्स, गुड्स या मनी कर सकते हैं। क्यों करेंगे, अपने पर्सनल यूज के लिए करेंगे, तो वो कहलाएगा ड्राइंग। तो इन चारों चीजों को आप क्लब कर दोगे, सो ड्राइंग इज एनीथिंग विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर्स या पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज, ठीक है। तो बिजनेस में से कोई भी सामान, कोई भी पैसा, कोई भी चीज विड्रॉ करना पर्सनल यूज के लिए कहलाएगा ड्राइंग। इज इट क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट हम पे आते हैं। ड्राइंग और कैपिटल हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटीज आ गया वर्ड लाइबल से, ठीक है। लाइबल वर्ड से हमारा बनता है लाइबिलिटीज। लाइबल मींस ऑब्लिगेशन, आपकी ऑब्लिगेशन क्या है, या सिंपल शब्दों में लाइबिलिटीज को हम बोले तो अमाउंट पेबल। तो सिंपल शब्दों में अगर बोले तो कोई भी अमाउंट विच इज पेबल इन फ्यूचर, वो हमारी लाइबिलिटीज, हमारी मतलब बिजनेस की लाइबिलिटीज होती हैं। तो लाइबिलिटीज क्या हो गई, एनी अमाउंट दैट बिजनेस ओज, जो बिजनेस के ऊपर उधारी है। हिंदी वर्ड अगर याद रखें तो इसका हिंदी वर्ड होता है उधार, ठीक है। उधार या उधार हिंदी इज नॉट वेरी करेक्ट, ठीक है, उधार समझ में आ जाएगा आई गेस। सो उधार, कोई भी चीज अगर बिजनेस के ऊपर उधार है जो उसको फ्यूचर में पे करना है, कर्जा आप बोल सकते हो, डेट बोल सकते हो, कुछ भी बोलिए, तो दैट इज लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज का मतलब तो समझ में आया कि बिजनेस के ऊपर कोई भी पैसा जो कि पे करना है, किसको पे करना है, तो यहां पे दो चीजें आ जाती हैं, किसको पे करना है, तो आप ध्यान रखिए किसको हम पे करेंगे, या हम पे करते हैं ओनर को, ओनर मतलब पार्टनर्स को, या हम पे करते हैं आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी इज ए आउटसाइडर। तो कोई भी पैसा जो कि बिजनेस के ऊपर उधार है और वो किसको पे करना है, ओनर्स को पे करना है, पार्टनर्स को पे करना है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटी। तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज क्या है, वो लाइबिलिटीज जो कि हमें इंटरनल मेंबर्स को पे करनी है। इंटरनल मेंबर मतलब पार्टनर्स को या टुवर्ड्स ओनर होती है। अगर हमने ओनर से कुछ पैसा लेके रखा है या पार्टनर से उधारी है हमारी, तो उनको जो चीजें पे करनी है वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती हैं, क्योंकि वो हमारे इंटरनल मेंबर्स हैं। लेकिन अगर कोई पैसा हमें पे करना है किसी बाहरी पर्सन को, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे बैंक से अगर हमने लोन लिया तो बैंक हमारे मेंबर तो है नहीं, बैंक को पे करना है, या किसी से हमने उधार पे सामान खरीदा था उसका पेमेंट करना है, किसी थर्ड पार्टी से पैसे लिए तो उसका वापस करना है पैसे, तो ये क्या हो गए, सारे आउटसाइडर्स हैं। इनको अगर हमें कोई लाइबिलिटी पे करनी होती है तो ये कहलाती है
आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटी क्या हो गई? एनी लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विच इज टू बी पेड टू इट्स इंटरनल मेंबर, यानी पार्टनर्स या ओनर को जो पे करना है वो कहलाएगी इंटरनल लाइबिलिटी। एनी अमाउंट विच इज टू बी पेड टू द आउटसाइडर, और किसी बाहरी आदमी को पे करना जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, उनको अगर पे करना है तो वो कहलाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे इंटरनल लाइबिलिटी का अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आप समझोगे कि ये क्या होती है, कैपिटल। आपने देखा ना, कैपिटल इंटरनल ही तो होती है, मेंबर को पे करनी है, पार्टनर को पे करनी है, उनका जो पैसा लिया है वो इंटरनल लाइबिलिटी। इसीलिए हमने पढ़ा पिछले टॉपिक पे कि कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कौन सी लाइबिलिटी है ये? इंटरनल लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपने कहा बैंक से लोन लिया है, या आपने क्रेडिटर्स किसी से उधार से सामान खरीदा है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं? आउटसाइडर्स हैं, जो बाहरी हैं, जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, हमारे बिजनेस के मेंबर नहीं है। इनसे अगर हमने कुछ पैसा लिया है तो ये कहलाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर है टर्म, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बिजनेस के पास और भी टाइप की लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है? आपने पहला कैटेगरी क्या पढ़ लिया? पहली कैटेगरी आपने यहां पे पढ़ रखी है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये एक कैटेगरी होती है कि हमारी लाइबिलिटी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। इसके अलावा भी हमारे पास दो टाइप की लाइबिलिटी होती हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कि भाई हमारी लाइबिलिटी कब पेबल है, कब पे करना है अमाउंट। जैसे आप लोग अपने स्कूल की फीस पे करते हो, बिजली का बिल पे करते हो, तो उनका एक ड्यू डेट होती है कि भाई इतने दिन में पे करना है, 1 साल में पे करना है, 2 साल में पे करना है, 6 महीने में पे करना है, अगले महीने में पे करना है। हर लाइबिलिटी की अपनी एक ड्यू डेट होगी। तो अगर कोई भी लाइबिलिटी आपको करंट पीरियड में पे करनी है, करंट पीरियड जिसको बोलते हो, करंट पीरियड का मतलब क्या हो गया? अप टू 1 ईयर। ये करंट पीरियड का मतलब क्या होता है? अप टू 1 ईयर। तो अप टू 1 फाइनेंशियल ईयर, अगर 1 साल के अंदर हमें कोई पेमेंट करना है, किसी से उधार खरीदा था और 1 साल के अंदर उसको पेमेंट चुकाना है, या हमने कोई सर्विस ली है उसके अगेंस्ट 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, तो वो सारी लाइबिलिटी कहलाती हैं करंट लाइबिलिटीज। इनको क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज हो गई? जो कि हमको 1 साल के अंदर पे करना है, टू बी पेड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर पे करनी, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर पे करनी है तो वो कहलाती हैं करंट लाइबिलिटीज। और कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनको आप 1 साल के अंदर नहीं पे कर सकते, उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपने घर बनाने के लिए लोन ले लिया है, या बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक और ब्रांच ओपन करने के लिए आपने एक लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है। आपने बिजनेस के लिए एक कार खरीदी थी और उसको लोन लेके खरीदी है, तो वो भी आपका ऑब्लिगेशन है कि 5 साल तक आप पे ही करते रहोगे। तो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो लंबे समय तक आपको पे करनी है, तो जो कि करंट नहीं है, मतलब जो 1 साल के बियॉन्ड पे करोगे। तो अगर 1 साल के अंदर पे करना है तो क्या हो गया? करंट, क्योंकि करंट का मतलब अप टू 1 ईयर, करंट पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं ना, करंट पीरियड में ये चल रहा है। करंट का मतलब 1 साल, अकाउंट्स में करंट का मतलब 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर। और नॉन करंट मतलब मोर देन 1 ईयर। तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद आपको पे करनी है, बियॉन्ड 1 ईयर, 2 साल बाद पे, 2 साल तक पे करनी है, 3 साल उसका ड्यूरेशन है, अभी ड्यू डेट उसकी 5 साल बाद है, 10 साल बाद है, तो वो लाइबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा तक चलेंगी हमारे साथ, जिनको हम लंबे समय तक पे करते रहेंगे, वो कहलाती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस क्या हो गई? वो लाइबिलिटीज जिनको हम 1 साल से ज्यादा टाइम तक पे करेंगे एज अ बिजनेस। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया है, इसको चेंज कर देते हैं कलर। सपोज इफ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम द बिजनेस, बैंक लोन, और ये भी कौन सा है? लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म बैंक लोन लिया है आपने बैंक से, 5 साल का लोन है, 6 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, तो आप 1 साल के अंदर तो पे नहीं करोगे, तो ये क्या हो गई? करंट, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई।
इसी तरह अगर आपने किसी से उधार लिया था, क्रेडिटर्स थे, दुकानदार से या अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, सप्लायर थे, हमने उनसे माल खरीदा है, उनसे गुड्स खरीदे हैं फॉर सपोज 50,000 का या 1 लाख का सामान खरीद दिया दुकान के लिए, तो क्या उनका पेमेंट अब 1 साल बाद करेंगे? नो, इट विल बी पेड विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इससे ज्यादा टाइम थोड़ी देते हैं। तो ये क्या हो गई? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म मतलब करंट लाइबिलिटी, जिनको आपको 1 साल के अंदर पे करना है। और ये क्या होती है? जो 1 साल से ज्यादा टाइम बाद आप पे करोगे। तो आई होप लाइबिलिटी क्लियर हो गया। लाइबिलिटी का मतलब क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन बिजनेस के ऊपर जिनको हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है, जिनके बिहाफ में हमने गुड्स ले लिया या सर्विस ले ली है, जिनको हम फ्यूचर में पे करेंगे। अब ये लाइबिलिटी 2 टाइप की होती है। पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। इंटरनल लाइबिलिटी जो कि इंटरनल मेंबर को पे करना है, ओनर को पे करना है, पार्टनर्स को पे करना है, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी। जो किसी बाहरी को पे करना है, आउटसाइडर को पे करना है, वो हो गई एक्सटर्नल, एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कि भाई कितनी लंबी लाइबिलिटी है। अगर 1 साल के अंदर पे करना है, वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी होगी, हम उसको पहले पे करेंगे, तो वो कहलाती हैं करंट लाइबिलिटीज, 1 साल के अंदर पे करेंगे। और कुछ लाइबिलिटी हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन हमारे पास अभी ज़्यादा होता है, हम उनको 4 साल 5 साल बाद भी पे कर सकते हैं, तो वो कहलाती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है? मतलब समझ आ गया लाइबिलिटीज। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बहुत कॉमन टर्म है बिजनेस के लिए। तो एसेट्स इज एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी और द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। पहली चीज होनी चाहिए कि इट इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस उसको ओन करता हो, उसको खरीद रखा हो, उसके पास उसका बिल हो, उसकी रिसिप्ट हो, उसका मेमो हो कि हाँ ये मैंने खरीदा है, इसका सबूत मेरे पास है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी। जैसे आपका घर, आपके पिताजी की या जिसकी भी प्रॉपर्टी होगी उसके पास पेपर होगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी, तो ये मेरा एसेट है। आपने कार खरीदा है, मोबाइल फोन खरीदा है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। कैसे पता चलेगा? आपके पास उसका बिल होगा, उसका रिसिप्ट होगा। तो एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, पहली चीज तो जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसने कोई एसेट खरीद रखा है, मशीन खरीद रखा है, उसका बिल होगा, उसके पास कार है तो उसका बिल होगा, इक्विपमेंट्स है तो उनके बिल होंगे, तो वो सारी बिजनेस की प्रॉपर्टी है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है? तो प्रॉपर्टी चेक करने वाले जब इनकम टैक्स वाले आते हैं तो क्या करते हैं? भाई आपका है तो कागज दिखाइए, सबूत दिखाइए। आप कागज दिखा दोगे तो आपकी जमीन है भाई, बिल्कुल है। तो पहली चीज प्रॉपर्टी होती है। और एनीथिंग, अब से प्रॉपर्टी होना एसेट नहीं है, एनीथिंग अदर देन दैट, मतलब प्रॉपर्टी तो आपकी बिजनेस है ही, कोई आपके पोसेशन है जो आपके कब्जे की चीज है, आपकी है या आपने खरीद रखी है, तो वो तो एसेट होगी ही होगी। साथ में एनीथिंग विच इनेबल्स फर्म टू अर्न मनी और प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, और ऐसी कोई भी चीज, फ्यूचर प्रॉफिट मैं लिख देता हूं यहां पे, या इनकम्स, एनीथिंग विच इनेबल्स अ फर्म टू अर्न मनी इन द फ्यूचर और अर्न प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, वो कहलाता है एसेट्स। तो एसेट्स 2 चीजों का मेल होता है, 2 चीजों को क्लब कर देंगे तब आता है कि पहला, एसेट्स आर एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस विच इज इन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और anything which enables a firm, a business to earn money, to earn future profits or earn income in the future। ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में पैसा मिलना हो या फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो वो भी हमारी एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है? एसेट्स क्लियर हुआ? एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी और इन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और एनीथिंग विच इनेबल्स फर्म टू अर्न प्रॉफिट्स इज कॉल्ड एसेट। ठीक है? अब एसेट्स की भी बात करेंगे तो एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? एसेट भी हमारे बहुत टाइप के हैं। ठीक है? बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे। ठीक है? जैसे भी हमने पढ़ा लायबिलिटी के बेसिस पे कि ड्यूरेशन, कब तक पे करना है, तो ऐसे ही हमारे एसेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, जिनको हम ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें, तो अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं टेबल के फॉर्म में, देखिए तो आपके पास फिर से वही 2 कैटेगरी आ जाती है, नॉन करेंट और current assets। So non-current assets and current asset, we have 2 types of assets broadly,
बड़े बड़े शब्दों में देखें तो मोटे मोटे शब्दों में अगर आप देखोगे तो दो एसेट होते हैं भाई, नॉन करंट और करंट। अभी आपको करंट का मतलब समझा दिया, करंट का मतलब अप टू 1 ईयर। तो ऐसा कोई भी एसेट, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो हमारे पास 1 साल तक रहेगी तो वो करंट है, 1 साल से ज्यादा रहेगी तो नॉन करंट है। सिंपल, नाम से पता चल जाएगा, इतना आप एक्सप्लेन करो। बाकी अब हम डिटेल में देखते हैं। तो जब हम आएंगे नॉन करंट, तो नॉन करंट का मतलब ये है 1 साल से ज्यादा। तो एनी एसेट विच विल रिमेन विद द फर्म or anything, any asset that firm will use for more than 1 year, ऐसी कोई भी चीज फर्म की एसेट है जो कि प्रॉपर्टी है जिसको फर्म 1 साल से ज्यादा समय तक अपने पास रखेगी और उसको यूज करेगी। सजा के तो रखेंगे नहीं, उसको यूज करने के लिए रखोगे तो उनको यूज करेगी। यूज क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में से प्रॉफिट जनरेट कर सकें, उसकी सर्विस को यूज करते हैं। तो एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी, एनी पोजीशन दैट विल रिमेन विद द बिजनेस for more than 1 year or the benefit of which business will take for more than 1 year, जिसका बेनिफिट बिजनेस 1 साल से ज्यादा तक लेगा और उसके बाद उसकी लाइफ खत्म होने के बाद से आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर्स हम उस चीज को बेच के कुछ ना कुछ पैसे कमा लेते हैं। जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन होगा, आपने सोचा होगा कि भाई ये खरीद रहे हैं तो उसको यूज करने के लिए खरीदते हो, कुछ साल उसको यूज करते हो और उसके बाद उसको सेल कर देते हो या एक्सचेंज कर लेते हो। आपके घर में बहुत सारी मशीन है, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपने खरीदा है उसको यूज करने के लिए। यूज करने के बाद कुछ सालों तक आप सोचते हो कि यूज करेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी चल जाती है, और उसके बाद उसको सेल आउट करके एक्सचेंज में कुछ और खरीद लेते हैं, नई मशीन खरीद लेते हैं। तो बिजनेस के पास भी ऐसे बहुत से एसेट्स होते हैं जिनको वो लंबे समय तक यूज करती है। इसमें आपकी जो पहली कैटेगरी बनती है, पहला चीज आता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? हमारे ऐसे एसेट जो कि फिक्स रहेंगे, जो हमारे साथ लंबे समय तक चलेंगे और हमारे फिल्म में फिक्स रहेंगे, उनकी वैल्यूज ज्यादा चेंज नहीं होगी, उनको हम लगातार यूज करेंगे आगे आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल जितने भी, और एक टाइम पीरियड बाद उसको सेल आउट कर देते हैं। तो ये कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। अब फिक्स्ड एसेट को अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड एसेट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। अब टैंजिबल इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? टैंजिबल का मतलब आई होप सबको समझ में आता होगा। टैंजिबल इज एनीथिंग विच कैन बी सीन और टच, जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, वो है टैंजिबल। इनटैंजिबल जो भूत है, मतलब जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, होता है, लेकिन अब डिबेट नहीं करना है कि भूत होता है कि नहीं, बट स्टिल आप मान लीजिए कि भूत है ये, तो जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो एसेट की तरह प्रेजेंट है हमारे फर्म में। तो ये 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, टैंजिबल इनटैंजिबल। टैंजिबल ऐसी क्या चीज है भाई बिजनेस में जिसको हम यूज करते हैं, लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा, जिसका हम बेनिफिट कई सालों तक लेंगे और उसको बेच के बाद में पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे मशीन है ना, बिल्डिंग, ये सब क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है? टैंजिबल। आप देख सकते हो कि भाई चेयर छू सकते हो, बिजनेस में सोफा रखा है उसको छू सकते हो, टीवी लगी होगी उसको देख सकते हो, बिल्डिंग को छू सकते हो, हम इस बोर्ड को छू सकते हैं, ये हमारा एसेट है और इनको यूज करेंगे और कुछ साल बाद जब हमें लगेगा ये अब काम का नहीं है, ऑब्सलीट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, तो इसको बेच के हम दूसरा सामान खरीदेंगे, इससे कुछ पैसे रिकवर कर लेंगे। तो ये कहलाते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, ये फर्म को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे होते हैं। लेकिन देयर आर सम इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एज वेल, भूत वाले। कौन से? गुडविल। फर्म का एक बढ़िया सा अगर नाम है, कि जैसे हमारा एक बढ़िया सा नाम बनाएंगे तो गुडविल हमारी अच्छी होगी तो हमें क्या मिलता है? बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। गुडविल हो गए, पेटेंट्स हो गए, पेटेंट्स जो बिजनेस के पास पेटेंटिंग राइट्स होते हैं कि भाई ये एक अनोखी चीज है जिसको मैंने बनाया है, मेरा ही आविष्कार है, मेरे सिवा कोई और यूज नहीं करेगा, यूज करेगा तो पैसे देगा। तो हमने क्या होता है? एनीथिंग विच इनेबल्स फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करे। क्या हेल्प करेगी? गुडविल, हमारी रेपुटेशन हमें हेल्प करती ना कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। आपके पास मोबाइल फोन खरीदने का अगर पैसे होते हैं तो आप वही मोबाइल लेते हो जो मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा होता है। तो जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, आप आईफोन पे जाओगे, सैमसंग पे जाओगे या वन प्लस पे, एमआई पे, बाकी तब ऐसे ही है, ठीक है। एनीवेज,
सो ऐसे में गुडविल इनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट। एक जिस फर्म की गुडविल अच्छी होगी उसके प्रॉफिट भी हाई होते हैं, जिसकी गुडविल उतनी अच्छी रेपुटेशन मार्केट में नहीं उसके प्रॉफिट भी उतने अच्छे नहीं होते। पेटेंट्स राइट है अगर आप पास, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे आपके इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं। इनके ऊपर डिटेल वीडियो आगे बनेगी अभी, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि जो फिक्स एसेट होते हैं हमारे बिजनेस में फिक्स रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, वो कौन से होते हैं, टैंजिबल या इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब हो गया प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो ना, वो हमारे टैंजिबल हैं। इनटैंजिबल जिसको देख तो नहीं सकते बट वो फिर भी एसेट होते हैं। क्यों एसेट होते हैं? बिकॉज वो हमें फ्यूचर बेनिफिट देते हैं, उनकी वजह से हम फ्यूचर में और पैसा कमाते हैं। इट इनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर मनी और हायर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। कौन कौन से? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, इन सबको देख नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ गुडविल है, मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, हम रेपुटेशन को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप याद रखिए कि करेंट एसेट्स, आपके जो नॉन करेंट एसेट हैं वो एसेट होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया? ऐसे एसेट जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स किसी को दिए हैं, फर्म ने किसी को लोन दिया है लंबे समय तक, तो हमें पता है कि वो लोन लंबे समय के लिए दिया, 10 साल के लिए लोन दिया तो 10 साल तक हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पैसा मिलेगा। दैट इज आवर लॉन्ग टर्म एसेट, लंबे समय तक हम पैसा कमाएंगे। तो ये भी क्या है? हमारा नॉन करेंट एसेट्स हैं। अब हम आते हैं करेंट एसेट्स में क्या होते हैं। भाई करेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। करेंट का मतलब क्या है? करेंट ईयर, एक साल का पीरियड। तो लायबिलिटी एक साल के अंदर जो पे करनी थी करंट लायबिलिटी थी। अब एसेट्स क्या होंगे? ऐसे एसेट्स जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे। These are those assets which are meant to be converted into cash within one accounting period, or these are those assets, those things, those goods or the business which are meant for resale, जिनको हम दो ऑप्शन के, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा यहां तक इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा इजीली। तो इसमें दो चीजें क्या खास बात होती है? पहला तो रीसेल के लिए होते हैं। These are those things which are meant to be resold in the business, ऐसी चीजें जिनको बिजनेस में हम बेचने के लिए लाते हैं। दुकान का सामान, जैसे फर्नीचर आप बेचने के लिए नहीं लाते हो ना, बिल्डिंग मशीन बेचने के लिए नहीं लाते हो, वो आप बिजनेस में यूज करोगे, तो वो क्या है? फिक्स एसेट्स है। लेकिन दुकान का जो सामान है, अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो जो मेडिसिन है वो आपका गुड्स है। अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो कपड़े आपके गुड्स हैं। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो उसमें जो दाल चावल सामान जो भी चीजें होंगी वो सब आपके गुड्स हैं। तो उनको आप अपने साथ रखने के लिए थोड़ी लाते हो, उनको यूज तो नहीं करोगे, उनको सेल आउट करने के लिए लाते हो। तो वो क्या है? आपके करंट एसेट, जो कि आपको एक साल के अंदर पैसा देके जाएंगे। उनको खरीदा है, बेचोगे, पैसा मिलेगा। और या फिर इसके अलावा कोई भी चीज विच इनेबल्स अ फर्म टू अर्न मनी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसी कोई भी चीज जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या हो जाएगी, तो उन चीजों को भी हम बोलते हैं करेंट एसेट्स। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको बिजनेस खरीदता है फॉर रीसेल पर्पस, जैसे रीसेल के लिए हम क्या खरीदते हैं? हम खरीदते हैं गुड्स, जो दुकान का सामान है, जिसको आप स्टॉक बोलते हो। तो जो स्टॉक हो गया, गुड्स ना लिखिए, स्टॉक लिखिए। तो जो दुकान का सामान होता है, स्टॉक होता है, वो आपका क्या है? करेंट एसेट्स है, जिनको आप एक साल के अंदर बेचने के लिए खरीद के लाते हो। आप इसलिए लाए हो सो दैट इट कैन बी रीसोल्ड, और उससे हम पैसा जनरेट करें। आप ये कभी सोच के नहीं लाते हो कि इसको खरीद लेते हैं, अगले साल बेचेंगे, एक साल बाद बेचा जाएगा। नहीं, ऐसा होता ही नहीं। आप खरीद के दुकान में रख रहे हो तो यू एक्सपेक्ट कि इट विल बी सोल्ड विद इन 2 मंथ्स, 3 मंथ, 5 मंथ्स और अप टू 1 ईयर तो हो ही जाएगा। और इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जो कि आपको एक साल के अंदर पैसा देके जाए, जैसे अगर आपने कस्टमर को उधार पे बेचा है तो डेटर से पैसा मिलेगा ना। उधार पे किसी कस्टमर को बेचा है तो उसको एक साल का टाइम दोगे क्या कि एक साल बाद आना पैसे लेके? कोई बात नहीं। नहीं, हम किसी को सामान उधार पे बेचते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स वो हमको पैसे देकर चला जाए, ठीक है। या हमारा जो बैंक बैलेंस होता है,
हमारे बैंक में जो पैसा है हम उसको 1 साल के अंदर निकाल सकते हैं ना आराम से, जब चाहे मन में आए तब निकाल लेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे करंट एसेट। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? एसेट्स क्या होते हैं? एनी प्रॉपर्टी, एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस और एनीथिंग विच इनेबल्स फर्म टू अर्न मनी इन द फ्यूचर, वो हमारे एसेट्स हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो कि हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे, फिक्स एसेट्स रहेंगे। ये दो टाइप के हो सकते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कार्स, व्हीकल्स, कुछ भी। और इनटैंजिबल जो हमारे साथ दिख तो नहीं रहे, छू नहीं सकते, लेकिन स्टिल दे आर एसेट फॉर अस, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड सो मेनी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास दूसरे टाइप के एसेट्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं करेंट एसेट। करेंट का मतलब 1 साल के अंदर जो कि कन्वर्ट हो जाए या फिर कैश में, और या फिर जिनको 1 साल के अंदर हम बेचकर खत्म कर देंगे, वो कहलाते हैं करेंट एसेट। इनसे हमें 1 साल के अंदर पैसा मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे करेंट और नॉन करेंट एसेट्स। इसके अलावा भी हमारे पास एक एसेट की कैटेगरी होती है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको ले जाता हूं। तो एसेट्स में अगर आप बात करोगे तो एसेट्स में एक और एसेट्स होता है, या दो हम जिनको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, या इनको बोलते हैं नॉमिनल भी। नॉमिनल एसेट्स क्या होते हैं इनको देखेंगे, और हम एक देखेंगे वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं? तो देखिए फिक्टिशियस या वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, पहले हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का मतलब ही होता है, या नॉमिनल का मतलब ही होता है एनीथिंग विच इज नॉट रियल। तो ये वो एसेट्स हैं जो एक्चुअली एसेट्स तो नहीं है हमारे लिए, ना ही ये टैंजिबल होते हैं, ना ही ये इनटैंजिबल होते हैं। नीदर दे आर इनटैंजिबल नॉर दे आर टैंजिबल, लेकिन स्टिल एंड एक्चुअली दे आर नॉट एसेट एज वेल, बट स्टिल वी ट्रीट देम एज एन एसेट। इनको हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, इनको हम बैलेंस शीट में एसेट के साइड दिखाते हैं, इसलिए इनको एसेट माना गया है। क्यों माना गया है? इनको हम बेच भी नहीं सकते, इनसे हम कोई बेनिफिट भी नहीं डिराइव कर सकते, बस इनको एज एन एसेट दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ये ऐसे पेमेंट्स होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हम कई सालों तक लेंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या होता है भाई? अगर मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया कि आज एक एडवर्टाइज बनाते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड है हमारा, उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं, और इस कैंपेन पे रन करने के लिए हमें 5 लाख रुपए खर्च होंगे। अब एक बार 5 लाख रुपए हमने आज अगस्त के महीने में खर्च कर दिया, या जुलाई के महीने में खर्च कर दिया, सितंबर के महीने में खर्च किया, कभी भी कर दिया, तो क्या होगा? क्या उसका बेनिफिट सिर्फ अभी मिलेगा? नहीं। एक बार एडवर्टीजमेंट खर्च कर दिया तो हम ये मान के चलते कि सपोज इसका बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा या 5 साल तक मिलेगा। तो 5 लाख खर्च करके आपने 5 ईयर्स के लिए बेनिफिट डिराइव किया, तो हम इस खर्चे को 5 लाख इस साल नहीं दिखाते, हम इसको 5 सालों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? हर साल 1-1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए इस साल का खर्चा दिखा के बाकी 4 लाख रुपए जो खर्च किए हैं उनको हम एज एन एसेट दिखाते हैं कि वो 4 लाख अभी एसेट के तौर पे पड़े हुए हैं, उनका बेनिफिट मिलेगा। वो हर साल 1-1 लाख रुपए हम कट करते जाएंगे, और आखिरी में 5 साल बाद वो नील हो जाएगा। तो 5 साल बाद वो एसेट भी नहीं रहेगा। तो जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो जाता, उसको हम खत्म नहीं कर देते, तब तक वो एज एन एसेट हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है? तो fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible. They are not actually an asset, but we treat them as an asset because these assets are shown on the asset side of balance sheet. इनको asset side पे दिखाया जाता है बैलेंस शीट के लिए, इसलिए इन assets को हम assets मान लेते हैं, but reality में these are not assets. क्लियर है? एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जिनको हम कई सालों तक यूज करेंगे, इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, इसलिए इनका जो खर्चा होता है 1 साल में नहीं दिखाते, इनके खर्चे को हम बांट देते हैं 4 साल 5 साल में। तो जो बचा हुआ खर्चा है आगे के फ्यूचर ईयर के लिए, उनको एज एन एसेट बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। क्लियर है? दूसरा होता है हमारा वेस्टिंग एसेट। अब वेस्टिंग एसेट नाम से पता चला जो कि वेस्ट होता है। तो वेस्ट होता है, सारा एसेट वेस्ट हो जाएगा? नहीं। कुछ एसेट ऐसे होते थे जो कि टाइम टू टाइम उनका कंजम्पशन होने से वो खत्म हो जाते हैं,
उसके बाद वो हमारे लिए एज एन एसेट नहीं रहते। जैसे आपने देखा होगा माइंस, ऑयल वेल्स, तो माइंस हो जाए या ऑयल वेल हो जाए, ये आपके क्या है, वेस्टिंग एसेट हैं। इनको जब तक हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स का या ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता रहेगा तब तक तो ये हमारे लिए एसेट्स हैं, लेकिन जिस दिन इसमें हमारा मिनरल खत्म हो जाएगा या ऑयल खत्म हो जाएगा उस दिन हमारे लिए ये एसेट नहीं रह जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो गल्फ कंट्रीज, यूएई, दुबई, ये सब क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनका ऑयल का एक्सट्रैक्शन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब इनके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो नाउ दे आर रियलाइजिंग कि हमारा जो एसेट था अब वो हमारे लिए वेस्ट हो रहा है धीरे धीरे और एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। सो दे आर शिफ्टिंग देयर फोकस फ्रॉम ऑयल इंडस्ट्री टू टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, एडवेंचर और टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं स्पेशल टू काइंड्स ऑफ एसेट, दैट इज फिक्टिशियस एंड वेस्टिंग एसेट्स। तो आई होप आज की चीज समझ में आई होगी। आज हमने इस वीडियो में 4 टॉपिक को कवर किया है कि हमारे कैपिटल क्या होते हैं। सबसे पहले देखा कि कुछ भी अगर ओनर लगाता है अपने बिजनेस में, कोई भी सामान लगाए, पैसा लगाए, गुड्स लगाए, एसेट लगाए, तो वो कैपिटल हुआ। अगर बिजनेस से वो कोई भी सामान विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो बन जाती थी ड्रॉइंग। लायबिलिटी फिर हमने पढ़ा, लायबिलिटी क्या होती थी, एनीथिंग विच इज टू बी पेड इन फ्यूचर। बिजनेस को कोई भी सामान जो कि फ्यूचर में किसी को पे करना है, कोई अमाउंट पे करना है, तो वो लायबिलिटी है। और ऐसा कोई भी चीज जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पैसा देगा, प्रॉपर्टी होगी, तो वो एसेट्स होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस के 4 टर्म थे, अकाउंटिंग से रिलेटेड 4 टर्म, जिनको आप हमेशा हर चैप्टर में और पूरे साल यूज करते रहेंगे, अगले साल यूज करेंगे और जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक यूज करेंगे। इसलिए सबसे पहले इन 4 टर्म को आज हमने एक्सप्लेन किया है, बाकी के टर्म हमारी अगली वीडियोस में आते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।